हाँ सर ना जी, वो पीपीटी जो है कंबाइंड बनी हुई है, तो उसमें जीपी के भी क्वेश्चन है, पर जीपी आता नहीं है आपके सिलेबस में, तो उसे आप छोड़ सकते हैं। अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपको अगर डाउट्स हैं तो फिर क्या डाउट्स हैं। वो भी श्यामल सिन्हा जी में कराऊंगा। पीडीएफ आज अटैच की थी मैं, कल एकदम अटैच नहीं कर पाया था। तो एपी में डाउट है आपको मनोज कुमार जी, 9, 11, 13, 17 भाई दुनिया भर के डाउट है। चले 9 नंबर सवाल पे मनोज भाई का। यदि अंगगणितीय प्रगति के पहले 11 पदों का योग उस अंगगणितीय प्रगति के पहले 19 पदों के योग के बराबर है, तो पहले 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बताओ मनोज, कैसे सोल्व किया था तुमने? तुमने किसी एपी के
सम का फॉर्मूला बता दो पहले तो मुझे क्या होता है, फिर पहले 11 पद और पहले 19 पद के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा वो बता दो। बताओ मनोज जी। ये सवाल मतलब आदमी सोल्व ही ना करे तो नहीं होगा, अन्यथा इस सवाल को ना सोल्व कर पाए आदमी, ऐसा हो नहीं सकता। बताओ। मनोज भाई ने फॉर्मूला बताया n/2a+n-1 d। भाई ये जो d की मल्टीप्लाई है वो n-1 के साथ होती है, ऐसे है, ठीक है, क्लियर है। अब भाई कैलकुलेशन है, कर जाओगे तो आंसर आ जाएगा। 22a प्लस 110d 110d 38a प्लस 18 गुणा 19 324 और 18 फिर जोड़ेंगे तो उसमें 42। 22 में से 38 जाएगा कितना होगा, 16a और 110 में से 342 जाएगा कितना होगा, 232d माइनस का, ठीक है। 8 से कट कर देंगे, 8 दूनी 16 यानी 2a, इसे 8 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। इस स्टेटमेंट से -29d इक्वल्स टू 2a माइनस वो प्लस 29d इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जब तुम पहले 30 पदों का योग निकालने जाओगे S30, तो 30/2 और ये 2a प्लस 29d ये होगा और वो 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मनोज भाई ये सवाल आदमी लिख के शुरू कर दे तो ना हो ऐसा असंभव है।
देखो, हाँ एक डाउट सोल्व ग्रुप बना देता हूँ, उसमें फिर जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी, वरना तो सब डाउट पूछते। द रेशियो फर्स्ट n terms of two different AP is equals to 2n minus 3 upon 3n plus 1. Find the ratio of 9 term of these two AP. दो भिन्न अंकगणितीय प्रगतियों के पहले n पदों का जो अनुपात है वो 2n minus 3 upon 3n plus 1 आता है। दो अलग अलग AP हैं, उसमें जब आप रेशियो लेते हैं उनकी टर्म्स का, AP1 AP2 2n minus 3 3n plus 1, ठीक है। ये हो गया। आप उनकी जो भी एपी हैं उनकी n टर्म्स का आपको सम यहां से मिल जाएगा। तो अब मुझे बताओ हमें चाहिए कौन कौन सी रेशियो ऑफ 9 टर्म चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 9 संख्याओं के योग में से 8 का योग घटा दूं तो मुझे क्या 9वीं संख्या नहीं मिल जाएगी? अगर मैं 9 संख्याओं के योग से 8 संख्याओं का योग घटा दूं तो क्या 9वीं संख्या नहीं मिल जाएगी? इसके ऑप्शन हो सकता है गलत हो, शायद मेरे ध्यान आ रहा है इसके ऑप्शन गलत है, बाकी तुम अभी समझने पर ध्यान दो। मैं 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्या घटा दूं तो मुझे 9वीं टर्म मिल जाएगी। तो मुझे अगर 9 संख्याओं का योग चाहिए तो ऊपर वाले में क्या लिखूंगा, 2 गुणा 9 18 माइनस 3, 2 गुणा 8 माइनस 3, नीचे 3 गुणा 9 प्लस 1 माइनस 3 गुणा 8 प्लस 1। 9 दूनी 18 में से 3 गया 15, 8 दूनी 16 में से 3 गया 13, 15 में से 13 जाके कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 3 गुणा 9 प्लस 1 27 और 1 28, 8 तिया 24 और 1 25, 28 में से 25 जाएगा कितना आएगा, 3, 2/3 हो जाएंगे। 9th टर्म का अगर रेशियो लेंगे तो ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे सामने केपी लिखता हूं समझाने के लिए, 2 5 8 11। आपको अगर कोई कहे कि इन तीनों का योग में से ये घटा दो, इन चारों का योग, इन तीनों का योग कितना है 15, इन चारों का योग कितना है 2 और 5 7 और 8 15 और 11 26। तो अगर आप 26 में से 15 घटाएंगे तो आपको यही तो मिलेगा 11। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 9 के योग में से 8 का योग माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। रेशियो वाली वैल्यू में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके टीएन नहीं आएगा, एसएन आएगा। नहीं वो तो एसएन आ जाएगा ना, ये रेशियो जो है ये सम का है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का रेशियो है। तो मुझे 9 का अगर योग चाहिए होगा, 2 9 दूनी 18 माइनस 3 और 9 तिया 27 प्लस 1 15 बटे में 27 और 1 28, ये आ जाएगा 15/28। ये गलत होगा। ठीक है, क्लियर। मैं रेशियो की मदद से पहले 9 निकालूंगा फिर 8 निकालूंगा। ठीक। अब इस सॉल्यूशन में एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, आप सबको जो है वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक ढूंढनी है। अगर आप सब टीचर बनने जा रहे हो ना, एक छोटी सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है जिसे इग्नोर करके ये आंसर निकाला गया है, आपको वो मिस्टेक ढूंढनी है। कल तक का टाइम है ढूंढना। अगले सवाल पे चलते हैं, 11 नंबर सवाल भी किसी का डाउट था।
किसका डाउट है? मनोज भाई नशे वशे में क्लास देख रहा है क्या? 4 से कितनी दो अंकों की संख्या डिवाइड होते, ये भी नहीं निकाल पा रहा। पहली संख्या 4 गुणा 3 है, आखिरी संख्या 24 गुणा 4 है। कितनी संख्या हो गई टोटल? 22 संख्या हो गई। क्या मजे ले रहा है जिंदगी के? और कौन सा सवाल था? मैथ्स प्लस जी ये भी कारण नहीं है, कारण कुछ और है। वो कारण निकालिए, सोचिए, बताइएगा मुझे, फिर मैं उस क्वेश्चन पे और कोई तरीका अप्लाई करूंगा। बताओ और कौन सा डाउट है? कौन सा क्वेश्चन डाउट है? क्वेश्चन 3। ये तो मैं अपनी क्लास में ही करवा चुका हूँ, क्लास देख लेना, पुरानी रिकॉर्डेड दिख जाएगा। 17। भाई बहुत ही खत्म सिंह सवाल पूछ रहा है यार, क्या ही सवाल पूछ रहा है। एसएन का फॉर्मूला बताया हुआ है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2 इनटू n बाई 2। तुम चाहते हो छठी से लेकर 6 टर्म से 12वीं टर्म तक का मैं योग निकालूं, तो छठी टर्म लिखो, 12वीं टर्म लिखो, बटे 2 करो, गुणा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 6 से 12 तक कितनी टर्म्स है? 7 टर्म है। इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ हाफ नहीं होगा, हम एवरेज में सम नंबर ऑफ टर्म्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उससे सम आ जाता है। तो एवरेज निकालो, छठी और 12वीं का औसत क्या है, संख्या कितनी है? 7 है, गुणा कर दो। 7 से 176 नहीं कटता, 7 से क्या 232 कटता है, 7 या 21 नहीं कटता, 21 56 कटता है, नहीं कटता। सी आंसर हो जाएगा, 7 से एक ही ऑप्शन कटता है। आ जाएगा भाई, मैथ्स प्लस आ जाएगा। माइक का ऑप्शन जल्द लग जाएगा। और सवाल बताओ। सोचो मनोज, सोचो, इतनी जल्दी वो मैथ्स प्लस इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो काम नहीं चलेगा। फर्स्ट क्लास मैथ पीडीएफ से 11, यही तो है फर्स्ट क्लास, और इसी का सवाल नंबर 11 कौन सा है? सवाल नंबर 11 बता दो, कुछ उसकी टर्मिनोलॉजी बता दो, क्या लिखा हुआ था सवाल में। कुछ सवाल का पार्ट याद हो। ये जीपी का क्वेश्चन है, नहीं करना अबू नवाज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो पीडीएफ गलती से दे दी थी, फिर मैंने दूसरी पीडीएफ दी है जिसमें सिर्फ एपी के सवाल है। तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और मेंसुरेशन सोल्व कर लेना चाहिए। एपी का कोई ऐसा खास डाउट है नहीं।
करो क्वेश्चन। 72 परिमाप वाले वर्ग ए का विकर्ण वर्ग बी की भुजा के बराबर है, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या होगा? इक्यानवे और 99 को ऐड करके वो कर दो, क्या कहते हैं, हाँ वहीं पहुंचोगे तुम उसी टर्म पर। 11 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं बन पाएगी यार, इन्हीं को मिटा के बना देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई तुम्हारे पास इन तीनों का अर्थमेटिक मीन है, इन तीनों का अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है तुम्हारे पास ये है और ये है। जब आप इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे ना, तो 11 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या होती है वो होती है छठी संख्या, ये वाली संख्या सिक्स्थ टर्म। तो आप इन दोनों को जब जोड़ के हाफ करोगे ना, ये इससे भी बराबर दूरी पर है, इससे भी बराबर दूरी पर है। सेम जगह पर रखी हुई चीजों को जब जोड़ के हाफ किया जाता है तो आ जाता है आंसर। देखो अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो देखो परिमाप 72 है और एक वर्ग का परिमाप 4a होता है, यानी एक भुजा कितनी है? 18 है। एक साइड कितनी है? 18 है। 18। अगर मैं आपसे पूछूं डायगोनल कितना होगा, तो डायगोनल होता है a√2। पाइथागोरस थ्योरम से हम डायगोनल आराम से देख सकते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात 90 डिग्री वाले त्रिभुज में ये भुजा a है, ये a है, तो ये a√2 होगी। तो ये 18√2 हो गया। अब सवाल आगे कहता है इस वर्ग का जो विकर्ण है उस पर आपको एक वर्ग बनाना है, मतलब आपको एक वर्ग का निर्माण करना है इस पर। तो एक वर्ग बन गया जिसकी भुजाएं कितनी है? 18√2। आपको इसका एरिया बताना है जो कि कितना हो जाएगा? 18√2 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आता है। आप जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। फाइनली 648 आ जाएगा। डी। वैसे जरूरत नहीं है 3 से डिवाइड करने की मयंक। 3 संख्याओं का अर्थमेटिक मीन उनके बीच में ही होता है। मतलब क्यों डिवाइड किया? 3 से डिवाइड करने को लॉजिक नहीं बनता। ए बी सी ऐसे 3 संख्या है, ये 8 है, ये 3 11, ये 3 14 है। इनका अर्थमेटिक मीन 11 है। ठीक है, तो बीच में ही है। और मुझे पहले ही कोई अर्थमेटिक मीन बता रहा है 3 संख्या है, 3 ऐसे ही कोई लास्ट की 3 संख्या है।
उनका बता रहा है, इन दोनों का फिर ढूंढोगे तो ठीक बीच में वहीं पे पहुंचेगा। करो अगला सवाल। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या तो फिर योग दिया हो। 91 और 99 जो है वो योग दे रहा हो। 91 योग होगा तो फिर जो औसत है वो 17 आएगा। 99 योग है तो ये 33 आएगा। फिर इनका जब आप बीच ढूंढोगे तो 25 आ जाएगा, अगर इन्हें योग कहा गया है। लेकिन इसने कहा कि ये पहले ही औसत है, ये भी औसत है, ये भी औसत, तो औसत तो अपने आप में बीच वाली संख्या को दर्शा रहा है। सवाल में कहा गया है एरिया बताइए उस वर्ग का जिसका पेरीमीटर एक रेक्टेंगल के बराबर है, जिसकी लंबाई 6 है और चौड़ाई उसके 4 गुना है। चौड़ाई के 4 गुना है। चौड़ाई जो भी है, जो 56 है उसके 4 गुना है। किसके? इसके। तो 14 चौके 56, कितना आ गया? 14 आ गया। अब 14 और 56 कितना है? 70। 70 में से 35 इधर, 35 इधर। भाई वर्ग अगर आप बना रहे हैं उसी परिमाप से, यानी उसी फिगर को, हाँ सम बताया ना 51 और 99 को, तो आ गया आंसर भाई। अगर योग बताया है तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा ना 3 से। तो ये वाला नंबर 17 आएगा, वो वाला नंबर 33 आएगा। 17 और 33 का फिर आप सेंटर ढूंढोगे तो 25 आएगा। हो गया। तो 35 35 आ गया। जब मुझे इसी को कन्वर्ट करके वर्ग बनाना है तो 56 और 14 यहाँ पर परिमाप जो है इन दो साइडों के लिए लंबाई 70 है, वर्ग में बराबर बट जाती है और कुछ नहीं होता। मतलब जो यहाँ 70 है इसे बराबर बराबर बांट दो। अब आप इसका क्षेत्रफल ढूंढेंगे तो कितना आएगा? 1225 आ जाएगा। बी ऑप्शन। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाता है। उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ने पर उसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक तार को वर्ग के रूप में मोड़े, वो ही तार, यानी कि परिमाप समान है। ये एक तार है, इससे आप ये बनाइए चाहे सर्किल बनाइए, इच्छा आपकी है। इसे जब आप देखते हैं तो इसका जो एरिया है वो 484 है। तो साइड कितनी कितनी हो गई? अगर क्षेत्रफल 484 है तो साइड हो गई कितना? 22। यानी ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है, ये भी 22 है। सारी साइड 22 22 हो गई। एरिया 484 था। तो पेरीमीटर कितना हो गया? 88 हो गया। अब यही पैरामीटर जो है सर्किल का भी है, यहां से रेडियस निकल जाएगा। 22 दूनी 44 होता, 44 से जाएगा 2 पे, 7 दूनी 14, रेडियस आ गया 14। अब आपको बताना होगा इसका क्षेत्रफल। यहाँ पर आइए, पाई आर स्क्वायर करके फाइंड कर लीजिए। 22/7 गुणा 14 इंटू 14। एक 7 से 14 कटेगा 2 पर, 14 दूनी 28 दूनी 56, 56 को फिर से जोड़ेंगे तो 616। ठीक है। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 484, भुजा 22, परिमाप 88। इसी परिमाप से, यानी जिससे ये वर्ग बनाया था उसी तार से वृत्त बनाना है, सर्किल बनाना है। तो 88 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, आर की वैल्यू 14, पाई आर स्क्वायर निकालना है, निकाल दिया। दो ट्राइंगल हैं जिनकी हाइट का रेशियो 4:3 है, इनके एरिया का रेशियो 6:7 है। आपको इनके बेस का रेशियो बताना है। ऐसे दो ट्राइंगल हैं, हाइट का जो रेशियो है वो 4h और 3h दिया है। ठीक, बेस हमको नहीं पता, एरिया का रेशियो पता है। दोनों के एरिया का रेशियो पता है 6:7।
देखो, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट 4h है, इसकी 3h है। जो चीज कांस्टेंट होती है रेशियो में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ दोनों जगह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया पे जो कंपोनेंट फर्क डालते हैं वो है बेस और हाइट। रेशियो जब बात कर रहा कोई, एच एच से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 × 18 और 4 × 7 = 28। तो B1 B2 का जो रेशियो आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आएगा 18/28, जिसे आप 9/14 कहकर मार्केट में चला सकते हैं। ई ठीक है। 9 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 9 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? डायगोनल का स्क्वायर 9 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा, अर्थात 106 के इक्वल आएगा। अर्थात कितना आ जाएगा? √106 आ जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा ए। प्लस माइनस इसलिए नहीं होता क्योंकि लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं नेगेटिव ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा। ठीक है। डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम, वरना डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L² B²। तो 81 और 125 को जब आप जोड़ेंगे तो 106 आएगा। लेकिन ध्यान रहे, प्लस माइनस 106 नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ है। एक आयत का क्षेत्रफल 144 दिया हुआ है और हमें लेंथ दी हुई है 9। ये गिवन है, तो यहां से चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। डायगोनल की वैल्यू बतानी है। अभी मैंने बताया L² + B² का रूट होता है, पाइथागोरस थ्योरम, और क्या, कुछ अलग नहीं, नया नहीं। तो 9 और 16 को वर्ग करके आपको रूट करना है। तो 256 और 81 जोड़ेंगे तो 337। ठीक है। 337। देखो, एक पार्क है अंदर 10x8 का, उसके चारों तरफ 2.5 मीटर का एक रास्ता बना दिया। 2.5 मीटर का एक रास्ता बना दिया उसके चारों तरफ। जब आप 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना देंगे तो जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी बन जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2.5 इधर 2.5 इधर 15 हो गया, 2.5 इधर 2.5 इधर 13 हो गया। 15 × 13 195 होता है।
आपको इस पूरे का एरिया बताना है ग्रीन पार्ट का। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि 15 गुणा 13 आप करेंगे तो 195 आ जाएगा। ठीक है, पूरा पूरे का बताना है इंक्लूसिव ऑफ द पाथ, रास्ते को शामिल करते हुए पूरा पार्क कितना बड़ा हो जाएगा। एक 10 मीटर का वर्ग है, उसके अंदर 2 मीटर की पेवमेंट लगानी है। मतलब ये जो पेवमेंट हम लगा रहे हैं ये कितनी है, 2 मीटर चौड़ी पेवमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, 2 तो अंदर का रास्ता कितना बचेगा, 2 इधर घटाया आपने 6, 2 इधर घटाया 6 बच गया। आपको बताना है पेमेंट का एरिया क्या होगा। देखिए आपके पास एक पूरा वर्ग था ऐसे, क्लियर। आप इसमें से अंदर वाला हिस्सा जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। सिर्फ ये पूरा एक वर्ग है, इसके अंदर से सिर्फ इतना हिस्सा निकाल लिया तो ऐसा बचेगा। आप 10 बाई 10 में से 6 बाई 6 निकाल रहे हैं, आप 100 में से 36 निकाल रहे हैं, तो जो पेमेंट का एरिया है वो 64 बचेगा। ये बीच का एरिया ही तो नहीं गिनना आपको, 36 ही तो नहीं गिनना है, बाकी तो आप सब चाहते हैं गिनना, तो 64 बचेगा। ठीक है, क्लियर। देखो भाई, ये मान लिया R1 है और ये R2 है, तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा। ये मान लिया R1 है और ये R2 है, तो दोनों सेंटर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। क्लियर है। तो जब एक्सटर्नल टच होगा जुड़ जाएगा, जब इंटरनल टच होगा घट जाएगा। तो यहाँ पर टच कैसा, एक्सटर्नल है तो जुड़ जाएगा। 8 और 9 17, यानी 2 सर्किल ऐसे टच कर रहे हैं, ये 9 होगा डिस्टेंस, ये 8 होगा, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। किसी को कुछ डाउट, एनी प्रकार का, एनी वन को डाउट? तीन सर्कल है 9 सेंटीमीटर रेडियस के, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बाद में देखेंगे। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 9√3 स्क्वायर मीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हाइट
क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाली जाती है हाइट। इसे दो बराबर भागों में बांट रही है तो ये a/2 है, उसी से हाइट निकालते हैं। तो हाइट कितनी आती है, √3/2 a आती है। ठीक है, कोई पूछे कि एरिया, तो एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना a, हाइट कितनी √3/2a। इसे सोल्व करते हैं तो √3/4a² आ जाता है। इस फॉर्म में आपने एरिया को ज्यादातर पढ़ा होगा। ठीक है, हाइट को लेकर मैं बता चुका हूं। ये हाइट जो है 90 डिग्री बनाएगी, इसे दो बराबर भागों में बांटेगी, a/2a(h). इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये आ जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया आ जाता है। आधा गुणा आधार a है, ये ऊंचाई है, √3/4a² हो गया। अब आपको सवाल में कहा हुआ एरिया दिया हुआ है, √3/4a² आपको गिवन है 9√3। कटिंग कर दो भाई, √3 से √3 कट गया, a² 36, a की वैल्यू 6। आपको हाइट बतानी है, √3। एरिया गिवन है, √3/4a² एरिया होता है, यहां से a निकलेगा 6, हाइट √3/2a होती है, हाइट आ जाएगी 3√3, 3 और √3। एक ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड यानी कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 26 और 32। ये 26 और 32 दी हुई है और इनके बीच की जो दूरी है वो दी गई है कितनी, 15। तो इसे भी दो ट्राइंगलों में ही डिवाइड करके इसका एरिया निकाला जाता है। मान लो ऐसे दो ट्राइंगल होते, इसका आधार 26 होता, इसका 32 होता, इसकी भी हाइट 15, इसकी भी 15, दोनों ट्राइंगलों की हाइट 15, क्योंकि बने पैरेलल लाइन के बीच में तो जितना स्पेस पैरेलल लाइन देंगी उतना ही तो ऊंचा ट्राइंगल बना पाओगे भाई। ठीक है, जितना स्पेस ये पैरेलल लाइन देंगी। तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और उनके बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो जाएगा, 26 और 32, 58, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 15। 29 की 15 में मल्टीप्लाई करनी है, यानी आ जाएगा 435। ठीक है, ये है इसका एरिया। समलंब चतुर्भुज अर्थात ट्रेपेजियम अर्थात ट्रेपेजॉइड, वो क्वाड्रिलेटरल जिनमें सिर्फ दो साइड पैरेलल होती है। ठीक है, इस पीडीएफ में से ये ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने हैं। बढ़िया सवाल मैं समझाकर सोल्व करवाऊंगा। तो मेंसुरेशन 2D का ये पार्ट है जिसमें हम दो आयामी आकृतियों की क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो बेसिक बेसिक पार्ट आप खुद भी सोल्व कीजिएगा, मैं भी करवाऊंगा कल। फिर हम बढ़िया सवालों पर चलेंगे। बेसिक में किसी को कोई डाउट होगा तो देखते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे।